गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के इस स्मार्ट क्लास में। बेटा आज हम वापस अपने उसी रेगुलेशन को सुचारू रूप से जारी करते हैं और जैसा कि आपको याद होगा कि हम पहले अपने एमए फाइनल के 5th पेपर को पढ़ रहे थे और एमए फाइनल के 5th पेपर में एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमने राजनीति विज्ञान के मूलाधार और उसका तुलनात्मक अध्ययन, ये आपके 5th पेपर का नाम है, राजनीतिक सिद्धांत और उसका तुलनात्मक अध्ययन। और उसमें हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान का वही परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, उत्तर व्यवहारवाद और आधुनिक दृष्टिकोण और जो है उनका उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन। आई थिंक ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली हैं। आज बेटा उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आपके आज के इस वीडियो के टॉपिक का नाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण। हालांकि आपको अगर याद होगा तो ये जो पेपर है ये लगभग आपके बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार नामक जो प्रथम पेपर था बीए फर्स्ट ईयर का, उसी का एक विस्तृत रूप जो है वो इसमें है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि वो शैशवावस्था में था, शिशुकाल में था और ये अपने आप यूँ कह सकते हैं कि प्रौढ़ काल में चल रहा है, क्योंकि पीजी में आप पहुँच गए हैं और पीजी के विद्यार्थियों को एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, एक एक बात को बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। इसीलिए इस पेपर का डेवलप जो है, डेवलप आप यूँ कह सकते हैं इसका विस्तृत रूप जो है, डेवलप नहीं, इसका विस्तृत रूप जो है वो आपके पीजी में आया है। अब इसमें बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं आज के पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहले क्या है कि जैसे आप राजनीति शब्द को हटाओ और उसमें सिंपल आधुनिकीकरण शब्द को समझो। और आधुनिकीकरण शब्द का मतलब ये होता है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि परिवर्तनों की एक प्रक्रिया आपके दिमाग में जो जैसा चल रहा था उस ट्रेंड को एज इट इज़ बनाए रखते हुए आप उसमें नवीनीकरण लाएं, आप उसमें ऐसा परिवर्तन लाएं, ऐसा उसमें चेंजेस आप करें जो आपको विकास की दिशा में आगे बढ़ाए। परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मामला जो था उसको और अधिक खराब कर देता है और अधिक उसको पीछे की ओर घसीट लेता है, वो आधुनिकीकरण नहीं होता बेटा। आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कोई भी जो कार्य चल रहा है, जो कोई भी हो रहा है, उसमें एक ऐसा परिवर्तन आए जो उसे आगे की दिशा में ले जाए। परिवर्तनों की प्रक्रिया का नाम ही आधुनिकीकरण है। अब बात ठीक आधुनिकीकरण एक अपने नॉर्मल जीवन में जो होता है उसको हम राजनीति में ले जाते हैं। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब हम बात करें तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से क्या नया परिवर्तन आए, क्या ऐसा चेंजेस किया जाए जिससे वो विकास की दिशा में आगे बढ़े। समाज में क्या नई ऐसी चीज़ों को लागू किया जाए सरकार के द्वारा, इस सिस्टम में क्या ऐसा नवीनीकरण किया जाए जिससे विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो यही है राजनीतिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य, राजनीतिक आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य है बेटा कि जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में ऐसा परिवर्तन किया जाए जो परिवर्तन हमें आगे की ओर ले जाए। अब इसमें मैं आपको बहुत ही क्रम से देखो, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज भी किया है वीडियो बनाने। अब आपकी जो स्मार्ट क्लास हम ले रहे हैं उसमें बेटा क्या है कि मैं जैसे आपको टॉपिक बता रही हूँ, उस टॉपिक में मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको जनरल रूप में बता देती हूँ, एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन पूरे टॉपिक का आपको दे देती हूँ। उसके बाद आप मेरा वीडियो जैसे ही सुनते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप यूँ करें कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें और बाकायदा जैसे आप क्लास में मुझे पढ़ते हो, मुझे सुनते हो और आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते हो, ठीक उसी तरीके से अभी हमने रियलाइज़ किया इस बात का कि बच्चों को जंप नहीं करवाना है, किसी चीज़ को वो छूट जाए, कंप्लीट चीज़ें जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत वक्त है, तो इस समय का जो है सही तरीके से यूज करने के लिए हमने अपनी स्मार्ट क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और इस क्लास में हमने क्या किया है कि अब हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे
जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में आप हमारे सामने होते हो और हम आपको पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम आपको बोल बोल कर नोट्स भी बनवाएंगे, साथ ही साथ आप बनाते जाएंगे। तो इसमें बेटा मैं सबसे पहले आज आपको बताती हूँ कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे पहले अर्थ, प्रकृति और परिभाषा, इन 3 चीज़ों पर हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाती हूँ इसमें कि आधुनिकीकरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह समाज को आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। यही बात हुई कि यह समाज को आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। देखो, परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन परिवर्तन कैसा, जो हमें आगे की ओर ले जाए, हमें विकास की दिशा की ओर अग्रसर करे। ये क्या है, ये आधुनिकीकरण की पहचान है। यह स्थायी प्रक्रिया नहीं है। जाहिर सी बात है कि परिवर्तन जब होगा तो स्थायी नहीं होगा। परिवर्तन तो चीजों में चेंज करता है, उसको स्थायी से अस्थायी बनाता है, ठीक है। तो यह जो है प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। यह कोई सरल अथवा एक पक्षीय प्रक्रिया भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि यह सरल कैसे हो सकती है, क्योंकि किसी चीज में परिवर्तन होना मतलब नई चीज को स्वीकार करना, और नई चीज निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं होती है, क्योंकि उसको समझने में हमें वक्त लगता है। ये एक पक्षीय भी नहीं है। एक पक्षीय और बहुपक्षीय का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जीवन में जो कोई भी परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन किसी जीवन के एक हिस्से को, एक पक्ष को अगर चेंज करता है, परिवर्तित करता है, तो उसमें तो डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें तो सुधार हो जाता है। लेकिन जीवन के बहुत पक्ष होते हैं। आपका जीवन क्या है, बहुपक्षीय है, और बहुपक्षीय जीवन में आपका आर्थिक पक्ष होता है, आपका सामाजिक पक्ष भी है, आपका धार्मिक पक्ष भी है, आपका नैतिक पक्ष भी है। कहने का तात्पर्य कि एक ही व्यक्ति के अनेक जीवन के पक्ष होते हैं, और इन विभिन्न पक्षों को, सभी पक्षों को जब सभी पक्षों में परिवर्तन लाया जाता है, सभी पक्षों में हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जब चेंजेस लाया जाता है, तो ये क्या है, बहुपक्षीय प्रक्रिया होती है। और तभी एक व्यक्ति जो है वो विकास करता है। और एक व्यक्ति के सभी पक्ष जब मजबूत होंगे, जब सभी में परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से समाज गति करेगा, समाज आगे की ओर बढ़ेगा। इसके बाद श्री जो है आगे मैं बताती हूँ, यह एक जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। यह वस्तुतः है परिवर्तनों की समग्रता है। देखो बेटा, इसमें एक आप मूल चीज लिखें, परिवर्तनों की समग्रता। ये क्या है, आप इसको शॉर्ट में राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब आप परिभाषा करेंगे, तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण अर्थात परिवर्तनों की समग्रता से इसका अर्थ लिया जा सकता है। समग्रता जिसमें सब चीजें शामिल हो, और परिवर्तन वही। तो सभी चीजों में जब परिवर्तन होता है, तो ये जो परिवर्तनों की समग्रता जो है, ये क्या कहलाती है, राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाती है। आप इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण कह लो, भले आप इसको परिवर्तनों की समग्रता कह लो, बात एक ही है। राजनीतिक आधुनिकीकरण होने का मतलब परिवर्तनों की समग्रता आएगी। इसके बाद फिर डॉक्टर एस.पी. वर्मा हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, देखो 2 चीजें आई हैं, डॉक्टर एस.पी. वर्मा, पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। बेटा, ये सभी चीजें आपको पीजी में याद करनी ही होगी। इन सब चीजों का हवाला देते हुए ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे, तभी आपको एक एक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में डॉक्टर एस.पी. वर्मा का बहुत बड़ा रोल है, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की नई सोच के साथ क्या चेंज हो रहा है, सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए, सरकार क्या परिवर्तन लाए जिससे सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन हो। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण को एक ऐसी विशद घटना समझा जाता है, विशाल घटना समझा जाता है, जो कि विशेष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए।
निश्चित रूप से बेटा इस बात को आप पीजी फाइनल के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित रूप से इस बात को तो समझेंगे ही कि पॉलिटिकल में चेंज, राजनीतिक आधुनिकीकरण अगर आपके आर्थिक पक्ष में चेंज करती है, आपके आर्थिक पक्ष में चेंज करके उसको मजबूत करती है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के बाकी सारे पक्ष जो है वो भी मजबूत होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? जिस व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है उसके जीवन के अन्य पक्ष जो है वो अपने आप मजबूत हो जाते हैं। इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन किसमें लाया गया राजनीतिक आधुनिकीकरण के तहत? सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक पक्ष में, क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन सबसे अधिक होंगे, आपकी इनकम जो है बहुत अधिक होगी, आप ऐसे सोर्सेज के जरिए जो है आप ऐसे सोर्सेज आपके सम्मुख आएंगे, हमारा सिस्टम जो है वो हमें अवेलेबल करवाएगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो आप इस बात को समझ ही रही हैं कि निश्चित रूप से जब आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो जीवन के सभी पक्ष जो है आपके जो है उनमें सब में परिवर्तन भी आएगा और वो सभी मजबूत भी हो जाएंगे। लेखकों ने आधुनिकीकरण को विविध अर्थों में स्पष्ट किया है, परंतु उन सब में एक तत्व सामान्य है। देखो, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन सबने फाइनली कोशिश तो यही की है कि किसी ने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो किसी विद्वान ने कहा है कि आर्थिक पक्ष में परिवर्तन की प्रक्रिया है, किसी ने कहा है कि परिवर्तनों की समग्रता जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण। देखो, कई चीजें हैं, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इन सब के मतों को जब एक साथ मिलाकर के देखा जाता है तो कंक्लूजन क्या निकलता है उनका? जब सभी विद्वानों के मतों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन में एक चीज कॉमन निकलती है, एक चीज जो सबकी सामान्य होती है वो सेम होती है, और वो क्या है? इसको आप समझें, परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जड़ स्थायी होना आधुनिकीकरण नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में परिवर्तन की प्रक्रिया, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, लेकिन चेंजेस कैसे? ध्यान रहे, नेगेटिव नहीं, पीछे की ओर ले जाने वाले नहीं, आगे की ओर पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया। लेकिन कैसी प्रक्रिया? पूरी तरह से सकारात्मक हो, जिससे समाज गति करे, जिससे समाज आगे की दिशा में बढ़े। ये चीजें जब होगी तो क्या होगा? राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा। आप ये देख सकते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जाकर के वहाँ के सिस्टम को जब आप देखेंगे और सिस्टम की चीज़ों को आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कितना पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, और वहाँ के नियमों से, वहाँ की व्यवस्था को देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ के राज्यों के लोगों की सिचुएशन कैसी है, वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन उन्नत है या आज भी वो ही ट्रेडिशनल जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जहाँ जिस राज्य में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आज भी सरकारों में शामिल नहीं है, वहाँ की जनता जो है वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और आर्थिक पक्ष से मजबूत नहीं होने का तात्पर्य कि वहाँ का जीवन कोई बहुत अधिक खास नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जिन सरकारों में हुआ है, जिन सिस्टम्स ने अपना शामिल किया है, वहाँ निश्चित रूप से लोगों का आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत अधिक मजबूत हुआ है, आर्थिक संसाधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, और वसीभूत उन्हें क्या मिला है? उनका आर्थिक पक्ष उन्हें मजबूत हुआ मिला है। परिवर्तनों की प्रक्रिया विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया परिवर्तनों की जो हमें निरंतर आगे की ओर ले जाए, हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करे, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण किस बात का नाम है? सिस्टम में जो परिवर्तन, जो ऐसा परिवर्तन जो हमें आगे की ओर ले जाए, जो हमें विकास की ओर ले जाए, जो हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करे। तो ये सभी चीजें आपको याद, परिवर्तनों की समग्रता, परिवर्तन की प्रक्रिया, ये सभी क्या है? ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसके बाद बेटा एक बात और जो हम हालांकि बीए फर्स्ट ईयर में आप उसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बीए फर्स्ट ईयर में हमने इस
तीसरे टॉपिक को डिस्कस किया था जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में था। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि आमतौर पर आज भी शायद हो सकता है कि आप भी ऐसा ही सोचती हो कि दो शब्द हैं, एक राजनीतिक आधुनिकीकरण है और दूसरा एक है पाश्चात्यकरण। वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये पाश्चात्यकरण जो है इसको और आधुनिकीकरण को हम एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी भूल है, आप ये कह सकते हैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है इसको कहना कि दोनों एक ही हैं। जहाँ विवेक से परिवर्तन होता है, जहाँ बुद्धि से परिवर्तन होता है, और एक ऐसा परिवर्तन जो सदैव सकारात्मक होगा और हमें निश्चित रूप से आगे की ओर ले जाएगा, हमारी समझ को और अधिक डेवलप करेगा, ये क्या है, ये आधुनिकीकरण है। लेकिन पाश्चात्यकरण जस्ट इसके उल्टा है, जस्ट इसके विपरीत है कि आधुनिकीकरण एक अच्छी सोच, समाज में नई दिशा, समाज को आगे ले जाने वाला, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होता है, जबकि पाश्चात्यकरण आपकी दिशा को पूरी तरह से भ्रमित करने वाला एक शब्द है, आपके जीवन को आगे के बजाय पीछे की ओर धकेल देने वाला शब्द है। और केवल पाश्चात्यकरण को आप यूँ कह सकते हैं कि वो केवल पाश्चात्य लोगों की नकल है। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, बहुत स्टाइलिश बाल बनाए हैं, बहुत स्टाइलिश तरीके से वो बोलता है, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत स्टाइलिश तरीके से वो खाना खाता है, और उसके चाल ढाल को, उसके रंग रूप को देख करके आप ये कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत मॉडर्न है। तो आप यूँ समझिए कि उस समय आप मॉडर्न शब्द का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो आधुनिक नहीं है। उससे जब हम बात करेंगे तो अंग्रेजी बोलने का तात्पर्य ये कतई नहीं होता है कि वो मॉडर्न है। भाषा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच क्या है, उसका विवेक और बुद्धि कैसी है, उसकी सोच में कितनी आप लोग कह सकते हैं कि एडवांस बातें हैं, कितना वो समझ सकने में सक्षम है, कितना वो आज जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें और अधिक गति लाई जाए, ये बात समझने की उसमें कैपेसिटी है या नहीं है। और निश्चित रूप से देखिए कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का अंधानुकरण करता है, किसी व्यक्ति की नकल करता है, देखा-देखी करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने दिमाग से आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी किया ही नहीं है। आप देख सकती हैं बेटा कि बुरा नहीं माने, लेकिन खासकर लेडीज़ में, लड़कियों में ये आमतौर पर एक ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो देखा-देखी सबसे अधिक करती हैं। कॉलेज में आती हैं, किसी लड़की ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से चोटी बनाई है, तो उस चोटी को देख करके कल जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 10 लड़कियों ने भी वैसी बनाई होगी। किसी ने अगर किसी अलग तरीके का कोई कपड़ा पहना है तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में कम से कम 50 लड़कियों के पास वैसा होगा। तो ये क्या है, ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये पाश्चात्यकरण है। तो अभी हम इन शॉर्ट दोनों शब्दों के अंतर को लिख करके समझेंगे। एक साइड से आप इस तरह से एक ग्राफ बनाइए, हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा बताते हुए पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण में अंतर कीजिए। तो इस अंतर को हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसको 2 पार्ट में विभाजित करना होगा, और 2 भागों में विभाजित करके हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही शानदार चीज़ होती है, और दूसरी तरफ पाश्चात्यकरण जो आपको निश्चित रूप से जो है उससे और अधिक आप में कमी लाता है, और अधिक आप जो जिस स्थिति में है उससे आपको और अधिक पीछे ले जाता है। ये जो बात है वो है पाश्चात्यकरण। तो दोनों में आप जो है फाइनली अंतर करें। अंतर में आप एक ग्राफ बनाइए और आप लिखिए कि ये पाश्चात्यकरण है, और इधर आप लिख सकते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण और इनमें क्या लिखेंगे, प्रमुख अंतर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमुख अंतर में आप पहला अंतर करें, आपको ध्यान होगा पहला अंतर है कि पाश्चात्यकरण एक मूल्य मुक्त अवधारणा है। मूल्य मतलब समाज को जोड़े रखने वाले ऐसे मूल्य जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पाश्चात्यकरण आपको उन सब मूल्यों से मुक्त कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज आपके बारे में क्या सोच
शब्द है वो क्या है, पाश्चात्यकरण है। लेकिन इसके साथ ही आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है और वो कभी भी आपके नैतिक मूल्यों को तोड़ने की बात नहीं करता है। दूसरा है पाश्चात्यकरण जो है वो समाज की दिशा को भ्रमित करता है। आपकी जो दिशा है, आप जिस दिशा में जिस क्रम में चल रहे हैं उसमें आप चल ही नहीं सकते अगर आपने पाश्चात्यकरण किया है। लेकिन आधुनिकीकरण एक निश्चित क्रम में चलता है और निश्चित रूप से आपको आगे की ओर ले जाएगा। तीसरा जो अंतर है वो है कि पाश्चात्यकरण जो है वो आपकी प्रगति, आपके जीवन में जो प्रगति हो रही है उस प्रगति के मार्ग में हमेशा रुकावट डालेगा, हमेशा बाधा पहुंचाएगा। लेकिन आधुनिकीकरण एक प्रगतिशील अवधारणा है और वो बिगाड़ती नहीं है किसी भी चीज़ को, वो सुधारने की एक दिशा में आगे का कदम होता है। और इसके बाद जो है आपका पाश्चात्यकरण जो है नेक्स्ट बिंदु कि यह आडंबरी और भौतिकवादी अवधारणा है। भौतिकवादी की मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक आप समझ सकते हैं भौतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपके पास आए, उनका और छोड़ कुछ नहीं होता है, उनका कोई क्रम नहीं होता है, उनमें कहीं कोई विश्वसनीयता नहीं होती है, लेकिन फिर भी भौतिक संसाधन की प्राप्ति आपको चाहिए। इस ऐसी अवधारणा जो है वो क्या है, पाश्चात्यकरण है। लेकिन आधुनिकीकरण यह एक विवेकपूर्ण अवधारणा है और उसमें परिवर्तन केवल और केवल विवेक के आधार पर किए जाते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। कल हम फिर इसके आगे जो है हम बात करेंगे आधुनिकीकरण के ही क्रम में आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आज के इस स्मार्ट क्लास में। बेटा आज हम वापस अपने उसी रेगुलेशन को सुचारू रूप से जारी करते हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि हम पहले अपने एमए फाइनल के 5th पेपर को पढ़ रहे थे और एमए फाइनल के 5th पेपर में एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमने राजनीति विज्ञान के मूलाधार और उसका तुलनात्मक अध्ययन, ये आपके 5th पेपर का नाम है, राजनीतिक सिद्धांत और उसका तुलनात्मक अध्ययन। और उसमें हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान का वही परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, उत्तर व्यवहारवाद और आधुनिक दृष्टिकोण और जो है उनका उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन। आई थिंक ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली हैं। आज बेटा उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आपके आज के इस वीडियो के टॉपिक का नाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण। हालांकि आपको अगर याद होगा तो ये जो पेपर है ये लगभग आपके बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार नामक जो प्रथम पेपर था बीए फर्स्ट ईयर का, उसी का एक विस्तृत रूप जो है वो इसमें है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि वो शैशवावस्था में था, शिशुकाल में था, और ये अपने आप यूँ कह सकते हैं कि प्रौढ़ काल में चल रहा है, क्योंकि पीजी में आप पहुँच गए हैं और पीजी के विद्यार्थियों को एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, एक एक बात को बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। इसीलिए इस पेपर का डेवलप जो है, डेवलप आप यूँ कह सकते हैं इसका विस्तृत रूप जो है, डेवलप नहीं, इसका विस्तृत रूप जो है वो आपके पीजी में आया है। अब इसमें बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं आज के पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहले क्या है कि जैसे आप राजनीति शब्द को हटाओ और उसमें सिंपल आधुनिकीकरण शब्द को समझो। और आधुनिकीकरण शब्द का मतलब ये होता है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि परिवर्तनों की एक प्रक्रिया, आपके दिमाग में जो जैसा चल रहा था उस ट्रेंड को एज इट इज़ बनाए रखते हुए आप उसमें नवीनीकरण लाएं, आप उसमें ऐसा परिवर्तन लाएं, ऐसा उसमें चेंजेस आप करें जो आपको विकास की दिशा में आगे बढ़ाए। परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मामला जो था उसको और अधिक खराब कर देता है और अधिक उसको पीछे की ओर घसीट लेता है, वो आधुनिकीकरण नहीं होता बेटा। आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कोई भी जो कार्य चल रहा है, जो कोई भी हो रहा है, उसमें एक ऐसा परिवर्तन आए जो उसे आगे की दिशा में ले जाए। परिवर्तनों की प्रक्रिया का नाम ही आधुनिकीकरण है।
अब बात ठीक आधुनिकीकरण एक अपने नॉर्मल जीवन में जो होता है उसको हम राजनीति में ले जाते हैं। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब हम बात करें तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से क्या नया परिवर्तन आए, क्या ऐसा चेंजेस किया जाए जिससे वो विकास की दिशा में आगे बढ़े। समाज में क्या नई ऐसी चीज़ों को लागू किया जाए सरकार के द्वारा, इस सिस्टम में क्या ऐसा नवीनीकरण किया जाए जिससे विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो यही है राजनीतिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य, राजनीतिक आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य है बेटा कि जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में ऐसा परिवर्तन किया जाए जो परिवर्तन हमें आगे की ओर ले जाए। अब इसमें मैं आपको बहुत ही क्रम से देखो, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज भी किया है वीडियो बनाने। अब आपकी जो स्मार्ट क्लास हम ले रहे हैं उसमें बेटा क्या है कि मैं जैसे आपको टॉपिक बता रही हूँ, उस टॉपिक में मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको जनरल रूप में बता देती हूँ, एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन पूरे टॉपिक का आपको दे देती हूँ। उसके बाद आप मेरा वीडियो जैसे ही सुनते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप यूँ करें कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें और बाकायदा जैसे आप क्लास में मुझे पढ़ते हो, मुझे सुनते हो और आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते हो, ठीक उसी तरीके से अभी हमने रियलाइज़ किया इस बात का कि बच्चों को जंप नहीं करवाना है, किसी चीज़ को वो छूट जाए, कंप्लीट चीज़ें जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत वक्त है, तो इस समय का जो है सही तरीके से यूज करने के लिए हमने अपनी स्मार्ट क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और इस क्लास में हमने क्या किया है कि अब हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में आप हमारे सामने होते हो और हम आपको पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम आपको बोल कर नोट्स भी बनवाएंगे, साथ ही साथ आप बनाते जाएंगे। तो इसमें बेटा मैं सबसे पहले आज आपको बताती हूँ कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे पहले अर्थ, प्रकृति और परिभाषा, इन तीन चीज़ों पर हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाती हूँ इसमें कि आधुनिकीकरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह समाज को आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। यही बात हुई कि यह समाज को आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। देखो परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन परिवर्तन कैसा, जो हमें आगे की ओर ले जाए, हमें विकास की दिशा की ओर अग्रसर करे। ये क्या है, ये आधुनिकीकरण की पहचान है। यह स्थायी प्रक्रिया नहीं है। जाहिर सी बात है कि परिवर्तन जब होगा तो स्थायी नहीं होगा, परिवर्तन तो चीज़ों में चेंज करता है, उसको स्थायी से अस्थायी बनाता है, ठीक है। तो यह जो है प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। यह कोई सरल अथवा एक पक्षीय प्रक्रिया भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि ये सरल कैसे हो सकती है, क्योंकि किसी चीज़ में परिवर्तन होना मतलब नई चीज़ को स्वीकार करना, और नई चीज़ निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं होती है क्योंकि उसको समझने में हमें वक्त लगता है। ये एक पक्षीय भी नहीं है। एक पक्षीय और बहुपक्षीय का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जीवन में जो कोई भी परिवर्तन आता है वो परिवर्तन किसी जीवन के एक हिस्से को, एक पक्ष को अगर चेंज करता है, परिवर्तित करता है, तो उसमें तो डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें तो सुधार हो जाता है। लेकिन जीवन के बहुत पक्ष होते हैं। आपका जीवन क्या है, बहुपक्षीय है। और बहुपक्षीय जीवन में आपका आर्थिक पक्ष होता है, आपका सामाजिक पक्ष भी है, आपका धार्मिक पक्ष भी है, आपका नैतिक पक्ष भी है। कहने का तात्पर्य कि एक ही व्यक्ति के अनेक जीवन के पक्ष होते हैं, और इन विभिन्न पक्षों को, सभी पक्षों को जब सभी पक्षों में परिवर्तन लाया जाता है, सभी पक्षों में हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जब चेंजेस लाया जाता है, तो ये क्या है, बहुपक्षीय प्रक्रिया होती है। और तभी एक व्यक्ति जो है वो विकास करता है। और एक व्यक्ति के सभी पक्ष जब मजबूत होंगे, जब सभी में परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से समाज गति करेगा, समाज आगे की ओर बढ़ेगा। इसके बाद श्री जो है आगे मैं बताती हूँ, यह एक जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। यह वस्तुतः है परिवर्तनों की समग्रता है। देखो बेटा, इसमें एक आप मूल चीज लिखें, परिवर्तनों की समग्रता। ये क्या है, आप इसको शॉर्ट में राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब आप परिभाषा करेंगे तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं
कि राजनीतिक आधुनिकीकरण अर्थात परिवर्तनों की समग्रता से इसका अर्थ लिया जा सकता है। समग्रता जिसमें सब चीजें शामिल हो और परिवर्तन वही। तो सभी चीजों में जब परिवर्तन होता है तो ये जो परिवर्तनों की समग्रता जो है ये क्या कहलाती है? राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाती है। आप इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण कह लो, भले आप इसको परिवर्तनों की समग्रता कह लो, बात एक ही है। राजनीतिक आधुनिकीकरण होने का मतलब परिवर्तनों में समग्रता आएगी। इसके बाद फिर डॉक्टर एस.पी. वर्मा हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, देखो दो चीजें आई हैं, डॉक्टर एस.पी. वर्मा, पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। बेटा ये सभी चीजें आपको पीजी में याद करनी ही होगी। इन सब चीजों का हवाला देते हुए ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे, तभी आपको एक एक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में डॉक्टर एस.पी. वर्मा का बहुत बड़ा रोल है और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की नई सोच के साथ क्या चेंज हो रहा है सिस्टम में, क्या चेंज आना चाहिए, सरकार क्या परिवर्तन लाए जिससे सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन हो। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण को एक ऐसी विशद घटना समझा जाता है, विशाल घटना समझा जाता है जो कि विशेष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। निश्चित रूप से बेटा इस बात को आप पीजी फाइनल के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित रूप से इस बात को तो समझेंगे ही कि पॉलिटिकल में चेंज, राजनीतिक आधुनिकीकरण अगर आपके आर्थिक पक्ष में चेंज करती है, आपके आर्थिक पक्ष में चेंज करके उसको मजबूत करती है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के बाकी सारे पक्ष जो है वो भी मजबूत होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? जिस व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है उसके जीवन के अन्य पक्ष जो है वो अपने आप मजबूत हो जाते हैं। इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन किसमें लाया गया राजनीतिक आधुनिकीकरण के तहत? सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक पक्ष में, क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन सबसे अधिक होंगे, आपकी इनकम जो है बहुत अधिक होगी, आप ऐसे सोर्सेज के जरिए जो है आप ऐसे सोर्सेज आपके सम्मुख आएंगे, हमारा सिस्टम जो है वो हमें अवेलेबल करवाएगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो आप इस बात को समझ ही रही हैं कि निश्चित रूप से जब आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो जीवन के सभी पक्ष जो है आपके जो है उनमें सब में परिवर्तन भी आएगा और वो सभी मजबूत भी हो जाएंगे। लेखकों ने आधुनिकीकरण को विविध अर्थों में स्पष्ट किया है, परंतु उन सब में एक तत्व सामान्य है। देखो विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन सबने फाइनली कोशिश तो यही की है कि किसी ने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो किसी विद्वान ने कहा है कि आर्थिक पक्ष में परिवर्तन की प्रक्रिया है, किसी ने कहा है कि परिवर्तनों की समग्रता जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण। देखो कई चीजें हैं, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इन सब के मतों को जब एक साथ मिला करके देखा जाता है तो कंक्लूजन क्या निकलता है उनका? जब सभी विद्वानों के मतों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन में एक चीज कॉमन निकलती है, एक चीज जो सबकी सामान्य होती है वो सेम होती है, और वो क्या है? इसको आप समझें परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जड़ स्थायी होना आधुनिकीकरण नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में परिवर्तन की प्रक्रिया, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, लेकिन चेंजेस कैसे ध्यान रहे? नेगेटिव नहीं, पीछे की ओर ले जाने वाले नहीं, आगे की ओर पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया, लेकिन कैसी प्रक्रिया? पूरी तरह से सकारात्मक हो, जिससे समाज गति करे, जिससे समाज आगे की दिशा में बढ़े। ये चीजें जब होगी तो क्या होगा? राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा। आप ये देख सकते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जाकर के वहाँ के सिस्टम को जब आप देखेंगे और सिस्टम की चीज़ों को आप
देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कितना पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, और वहाँ के नियमों से, वहाँ की व्यवस्था को देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ के राज्यों के लोगों की सिचुएशन कैसी है, वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन उन्नत है या आज भी वही ट्रेडिशनल जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जहाँ जिस राज्य में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आज भी सरकारों में शामिल नहीं है, वहाँ की जनता जो है वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने का तात्पर्य कि वहाँ का जीवन कोई बहुत अधिक खास नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जिन सरकारों में हुआ है, जिन सिस्टम्स ने अपना शामिल किया है, वहाँ निश्चित रूप से लोगों का आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत अधिक मजबूत हुआ है, आर्थिक संसाधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, और वसीभूत उन्हें क्या मिला है, उनका आर्थिक पक्ष उन्हें मजबूत हुआ मिला है। परिवर्तनों की प्रक्रिया विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया परिवर्तनों की जो हमें निरंतर आगे की ओर ले जाए, हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण किस बात का नाम है, सिस्टम में जो परिवर्तन, जो ऐसा परिवर्तन जो हमें आगे की ओर ले जाए, जो हमें विकास की ओर ले जाए, जो हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करे। तो ये सभी चीजें आपको याद, परिवर्तनों की समग्रता, परिवर्तनों की प्रक्रिया, ये सभी क्या है, ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसके बाद बेटा एक बात और जो हम हालांकि बीए फर्स्ट ईयर में आप उसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बीए फर्स्ट ईयर में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में था। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि आमतौर पर आज भी शायद हो सकता है कि आप भी ऐसा ही सोचती हो कि दो शब्द हैं, एक राजनीतिक आधुनिकीकरण है और दूसरा एक है पाश्चात्यकरण। वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये पाश्चात्यकरण जो है, इसको और आधुनिकीकरण को हम एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी भूल है, आप कह सकते हैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है इसको कहना कि दोनों एक ही हैं। जहाँ विवेक से परिवर्तन होता है, जहाँ बुद्धि से परिवर्तन होता है, और एक ऐसा परिवर्तन जो सदैव सकारात्मक होगा और हमें निश्चित रूप से आगे की ओर ले जाएगा, हमारी समझ को और अधिक डेवलप करेगा, ये क्या है, ये आधुनिकीकरण है। लेकिन पाश्चात्यकरण जस्ट इसके उल्टा है, जस्ट इसके विपरीत है कि आधुनिकीकरण एक अच्छी सोच, समाज में नई दिशा, समाज को आगे ले जाने वाला, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होता है, जबकि पाश्चात्यकरण आपकी दिशा को पूरी तरह से भ्रमित करने वाला एक शब्द है, आपके जीवन को आगे के बजाय पीछे की ओर धकेल देने वाला शब्द है। और केवल पाश्चात्यकरण को आप यूँ कह सकते हैं कि वो केवल पाश्चात्य लोगों की नकल है। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, बहुत स्टाइलिश बाल बनाए हैं, बहुत स्टाइलिश तरीके से वो बोलता है, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत स्टाइलिश तरीके से वो खाना खाता है, और उसके चाल ढाल को, उसके रंग रूप को देख करके आप ये कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत मॉडर्न है। तो आप यूँ समझिए कि उस समय आप मॉडर्न शब्द का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो आधुनिक नहीं है। उससे जब हम बात करेंगे तो अंग्रेजी बोलने का तात्पर्य ये कतई नहीं होता है कि वो मॉडर्न है। भाषा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच क्या है, उसका विवेक और बुद्धि कैसी है, उसकी सोच में कितनी आप लोग कह सकते हैं कि एडवांस बातें हैं, कितना वो समझ सकने में सक्षम है, कितना वो आज जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें और अधिक गति लाई जाए, ये बात समझने की उसमें कैपेसिटी है या नहीं है। और निश्चित रूप से देखिए कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का अंधानुकरण करता है, किसी व्यक्ति की नकल करता है, देखा-देखी करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने दिमाग से आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी किया ही नहीं है। आप देख सकती हैं बेटा कि बुरा नहीं माने, लेकिन खासकर लेडीज़ में, लड़कियों में ये आमतौर पर एक ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो देखा-देखी सबसे अधिक करती हैं। कॉलेज में आती हैं, किसी लड़की ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से चोटी बनाई है, तो उस चोटी को देख करके कल जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 10 लड़कियों ने भी वैसी बनाई
अलग तरीके का कोई कपड़ा पहना है तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में कम से कम 50 लड़कियों के पास वैसा होगा। तो ये क्या है, ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये पाश्चात्यकरण है। तो अभी हम इन शॉर्ट दोनों शब्दों के अंतर को लिख करके समझेंगे। एक साइड से आप इस तरह से एक ग्राफ बनाइए। हमने कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा बताते हुए पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण में अंतर कीजिए। तो इस अंतर को हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसको दो पार्ट में विभाजित करना होगा और दो भागों में विभाजित करके हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही शानदार चीज़ होती है, और दूसरी तरफ पाश्चात्यकरण, जो आपको निश्चित रूप से जो है उससे और अधिकार में कमी लाता है, और अधिकार जो जिस स्थिति में है उससे आपको और अधिक पीछे ले जाता है। ये जो बात है वो है पाश्चात्यकरण। तो दोनों में आप जो है फाइनली अंतर करें। अंतर में आप एक ग्राफ बनाइए और आप लिखिए कि ये पाश्चात्यकरण है और इधर आप लिख सकते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण और इनमें क्या लिखेंगे, प्रमुख अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमुख अंतर में आप पहला अंतर करें। आपको ध्यान होगा पहला अंतर है कि पाश्चात्यकरण एक मूल्य मुक्त अवधारणा है। मूल्य मतलब समाज को जोड़े रखने वाले ऐसे मूल्य जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पाश्चात्यकरण आपको उन सब मूल्यों से मुक्त कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है, ऐसी सोच वाला जो शब्द है वो क्या है, पाश्चात्यकरण है। लेकिन इसके साथ ही आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है और वो कभी भी आपके नैतिक मूल्यों को तोड़ने की बात नहीं करता है। दूसरा है पाश्चात्यकरण जो है वो समाज की दिशा को भ्रमित करता है। आपकी जो दिशा है, आप जिस दिशा में जिस क्रम में चल रहे हैं उसमें आप चल ही नहीं सकते अगर आपने पाश्चात्यकरण किया है। लेकिन आधुनिकीकरण एक निश्चित क्रम में चलता है और निश्चित रूप से आपको आगे की ओर ले जाएगा। तीसरा जो अंतर है वो है कि पाश्चात्यकरण जो है वो आपकी प्रगति, आपके जीवन में जो प्रगति हो रही है उस प्रगति के मार्ग में हमेशा रुकावट डालेगा, हमेशा बाधा पहुंचाएगा। लेकिन आधुनिकीकरण एक प्रगतिशील अवधारणा है और वो बिगाड़ती नहीं है किसी भी चीज़ को, वो सुधारने की एक दिशा में आगे का कदम होता है। और इसके बाद जो है आपका पाश्चात्यकरण जो है नेक्स्ट बिंदु कि ये है आडंबरी और भौतिकवादी अवधारणा है। भौतिकवादी की मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक आप समझ सकते हैं भौतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपके पास आए, उनका और छोड़ कुछ नहीं होता है, उनका कोई क्रम नहीं होता है, उनमें कहीं कोई विश्वसनीयता नहीं होती है, लेकिन फिर भी भौतिक संसाधन की प्राप्ति आपको चाहिए। इस ऐसी अवधारणा जो है वो क्या है, पाश्चात्यकरण है। लेकिन आधुनिकीकरण ये है एक विवेकपूर्ण अवधारणा है और इसमें परिवर्तन केवल और केवल विवेक के आधार पर किए जाते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। कल हम फिर इसके आगे जो है हम बात करेंगे आधुनिकीकरण के ही क्रम में आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आज के इस स्मार्ट क्लास में। बेटा आज हम वापस अपने उसी रेगुलेशन को सुचारू रूप से जारी करते हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि हम पहले अपने एमए फाइनल के 5th पेपर को पढ़ रहे थे और एमए फाइनल के 5th पेपर में एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमने राजनीति विज्ञान के मूलाधार और उसका तुलनात्मक अध्ययन, ये आपके 5th पेपर का नाम है, राजनीतिक सिद्धांत और उसका तुलनात्मक अध्ययन। और उसमें हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान का वही परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, उत्तर व्यवहारवाद और आधुनिक दृष्टिकोण और जो है उनका उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन। आई थिंक ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली हैं। आज बेटा उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आपके आज के इस वीडियो के टॉपिक का नाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण।
हालांकि आपको अगर याद होगा तो ये जो पेपर है ये लगभग आपके बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार नामक जो प्रथम पेपर था बीए फर्स्ट ईयर का, उसी का एक विस्तृत रूप जो है वो इसमें है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि वो शैशवावस्था में था, शिशुकाल में था, और ये अपने आप यूँ कह सकते हैं कि प्रौढ़ काल में चल रहा है, क्योंकि पीजी में आप पहुँच गए हैं और पीजी के विद्यार्थियों को एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, एक एक बात को बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। इसीलिए इस पेपर का डेवलप आप यूँ कह सकते हैं इसका विस्तृत रूप जो है, डेवलप नहीं, इसका विस्तृत रूप जो है वो आपके पीजी में आया है। अब इसमें बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं आज के पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहले क्या है कि जैसे आप राजनीति शब्द को हटाओ और उसमें सिंपल आधुनिकीकरण शब्द को समझो। और आधुनिकीकरण शब्द का मतलब ये होता है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि परिवर्तनों की एक प्रक्रिया, आपके दिमाग में जो जैसा चल रहा था उस ट्रेंड को एज इट इज़ बनाए रखते हुए आप उसमें नवीनीकरण लाएं, आप उसमें ऐसा परिवर्तन लाएं, ऐसा उसमें चेंजेस आप करें जो आपको विकास की दिशा में आगे बढ़ाए। परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मामला जो था उसको और अधिक खराब कर देता है और अधिक उसको पीछे की ओर घसीट लेता है, वो आधुनिकीकरण नहीं होता है बेटा। आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कोई भी जो कार्य चल रहा है, जो कोई भी हो रहा है, उसमें एक ऐसा परिवर्तन आए जो उसे आगे की दिशा में ले जाए। परिवर्तनों की प्रक्रिया का नाम ही आधुनिकीकरण है। अब बात ठीक आधुनिकीकरण एक अपने नॉर्मल जीवन में जो होता है उसको हम राजनीति में ले जाते हैं। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब हम बात करें तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से क्या नया परिवर्तन आए, क्या ऐसा चेंजेस किया जाए जिससे वो विकास की दिशा में आगे बढ़े। समाज में क्या नई ऐसी चीज़ों को लागू किया जाए सरकार के द्वारा, इस सिस्टम में क्या ऐसा नवीनीकरण किया जाए जिससे विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो यही है राजनीतिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य, राजनीतिक आधुनिकीकरण का सीधा सीधा तात्पर्य है बेटा कि जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में ऐसा परिवर्तन किया जाए जो परिवर्तन हमें आगे की ओर ले जाए। अब इसमें मैं आपको बहुत ही क्रम से देखो, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज भी किया है वीडियो बनाने। अब आपकी जो स्मार्ट क्लास हम ले रहे हैं उसमें बेटा क्या है कि मैं जैसे आपको टॉपिक बता रही हूँ, उस टॉपिक में मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको जनरल रूप में बता देती हूँ, एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन पूरे टॉपिक का आपको दे देती हूँ। उसके बाद आप मेरा वीडियो जैसे ही सुनते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप यूँ करें कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें और बाकायदा जैसे आप क्लास में मुझे पढ़ते हो, मुझे सुनते हो और आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते हो, ठीक उसी तरीके से अभी हमने रियलाइज़ किया इस बात का कि बच्चों को जंप नहीं करवाना है, किसी चीज़ को वो छूट जाए, कंप्लीट चीज़ें जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत वक्त है, तो इस समय का जो है सही तरीके से यूज करने के लिए हमने अपनी स्मार्ट क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और इस क्लास में हमने क्या किया है कि अब हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में आप हमारे सामने होते हो और हम आपको पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम आपको बोल कर नोट्स भी बनवाएंगे, साथ ही साथ आप बनाते जाएंगे। तो इसमें बेटा मैं सबसे पहले आज आपको बताती हूँ कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे पहले अर्थ, प्रकृति और परिभाषा, इन तीन चीज़ों पर हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाती हूँ इसमें कि आधुनिकीकरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह समाज को आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। यही बात हुई कि यह समाज को आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। देखो परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन परिवर्तन कैसा जो हमें आगे की ओर ले जाए, हमें विकास की दिशा की ओर अग्रसर करे। ये क्या है? ये आधुनिकीकरण की पहचान है। यह स्थायी प्रक्रिया नहीं है। जाहिर सी बात है कि परिवर्तन जब होगा तो स्थायी नहीं होगा, परिवर्तन तो चीज़ों में चेंज करता है, उसको स्थायी से अस्थायी बनाता है, ठीक है। तो यह जो है प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। यह कोई सरल अथवा
एक पक्षीय प्रक्रिया भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि ये सरल कैसे हो सकती है, क्योंकि किसी चीज़ में परिवर्तन होना मतलब नई चीज़ को स्वीकार करना, और नई चीज़ निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं होती है क्योंकि उसको समझने में हमें वक्त लगता है। ये एक पक्षीय भी नहीं है। एक पक्षीय और बहुपक्षीय का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि जीवन में जो कोई भी परिवर्तन आता है वो परिवर्तन किसी जीवन के एक हिस्से को, एक पक्ष को अगर चेंज करता है, परिवर्तित करता है, तो उसमें तो डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें तो सुधार हो जाता है। लेकिन जीवन के बहुत पक्ष होते हैं। आपका जीवन क्या है? बहुपक्षीय है। और बहुपक्षीय जीवन में आपका आर्थिक पक्ष होता है, आपका सामाजिक पक्ष भी है, आपका धार्मिक पक्ष भी है, आपका नैतिक पक्ष भी है। कहने का तात्पर्य कि एक ही व्यक्ति के अनेक जीवन के पक्ष होते हैं, और इन विभिन्न पक्षों को, सभी पक्षों को जब सभी पक्षों में परिवर्तन लाया जाता है, सभी पक्षों में हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जब चेंजेस लाया जाता है, तो ये क्या है? बहुपक्षीय प्रक्रिया होती है। और तभी एक व्यक्ति जो है वो विकास करता है। और एक व्यक्ति के सभी पक्ष जब मजबूत होंगे, जब सभी में परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से समाज गति करेगा, समाज आगे की ओर बढ़ेगा। इसके बाद श्री जो है आगे मैं बताती हूँ, यह एक जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। यह है वस्तुतः है परिवर्तनों की समग्रता है। देखो बेटा, इसमें एक आप मूल चीज लिखें, परिवर्तनों की समग्रता। ये क्या है? आप इसको शॉर्ट में राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब आप परिभाषा करेंगे तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण अर्थात परिवर्तनों की समग्रता से इसका अर्थ लिया जा सकता है। समग्रता जिसमें सब चीजें शामिल हो और परिवर्तन वही। तो सभी चीजों में जब परिवर्तन होता है तो ये जो परिवर्तनों की समग्रता जो है ये क्या कहलाती है? राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाती है। आप इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण कह लो, भले आप इसको परिवर्तनों की समग्रता कह लो, बात एक ही है। राजनीतिक आधुनिकीकरण होने का मतलब परिवर्तनों की समग्रता आएगी। इसके बाद डॉक्टर एसपी वर्मा हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, देखो दो चीजें आई हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा, पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। बेटा ये सभी चीजें आपको पीजी में याद करनी ही होगी। इन सब चीजों का हवाला देते हुए ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे, तभी आपको एक एक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में डॉक्टर एसपी वर्मा का बहुत बड़ा रोल है। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की नई सोच के साथ क्या चेंज हो रहा है, सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए, सरकार क्या परिवर्तन लाए जिससे सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन हो। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण को एक ऐसी विशद घटना समझा जाता है, विशाल घटना समझा जाता है जो कि विशेष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। निश्चित रूप से बेटा इस बात को, आप पीजी फाइनल के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित रूप से इस बात को तो समझेंगे ही कि पॉलिटिकल में चेंज, राजनीतिक आधुनिकीकरण अगर आपके आर्थिक पक्ष में चेंज करती है, आपके आर्थिक पक्ष में चेंज करके उसको मजबूत करती है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के बाकी सारे पक्ष जो है वो भी मजबूत होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? जिस व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है उसके जीवन के अन्य पक्ष जो है वो अपने आप मजबूत हो जाते हैं। इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन किसमें लाया गया राजनीतिक आधुनिकीकरण के तहत? सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक पक्ष में, क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन सबसे अधिक होंगे, आपकी इनकम जो है बहुत अधिक होगी, आप ऐसे सोर्सेज के जरिए जो है आप ऐसे सोर्सेज आपके सम्मुख आएंगे, हमारा सिस्टम जो है वो हमें अवेलेबल करवाएगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो आप इस बात को समझ ही रही हैं कि निश्चित रूप से जब आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो जीवन के सभी पक्ष जो है आपके जो है उनमें सब में परिवर्तन भी आएगा और वो सभी मजबूत भी हो जाएंगे।
लेखकों ने आधुनिकीकरण को विविध 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 अर्थों में स्पष्ट किया है, परंतु उन सब में एक तत्व सामान्य है। देखो, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन सबने फाइनली कोशिश तो यही की है कि किसी ने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो किसी विद्वान ने कहा है कि आर्थिक पक्ष में परिवर्तन की प्रक्रिया है, किसी ने कहा है कि परिवर्तनों की समग्रता जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण। देखो, कई चीजें हैं, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इन सब के मतों को जब एक साथ मिलाकर के देखा जाता है तो कंक्लूजन क्या निकलता है उनका। जब सभी विद्वानों के मतों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन में एक चीज कॉमन निकलती है, एक चीज जो सबकी सामान्य होती है वो सेम होती है, और वो क्या है, इसको आप समझें परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जड़ स्थायी होना आधुनिकीकरण नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में परिवर्तन की प्रक्रिया, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, लेकिन चेंजेस कैसे ध्यान रहे, नेगेटिव नहीं, पीछे की ओर ले जाने वाले नहीं, आगे की ओर पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया, लेकिन कैसी प्रक्रिया, पूरी तरह से सकारात्मक हो, जिससे समाज गति करे, जिससे समाज आगे की दिशा में बढ़े। ये चीजें जब होगी तो क्या होगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा। आप ये देख सकते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जाकर के वहाँ के सिस्टम को जब आप देखेंगे और सिस्टम की चीज़ों को आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कितना पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, और वहाँ के नियमों से, वहाँ की व्यवस्था को देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ के राज्यों के लोगों की सिचुएशन कैसी है, वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन उन्नत है या आज भी वो ही ट्रेडिशनल जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जहाँ जिस राज्य में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आज भी सरकारों में शामिल नहीं है, वहाँ की जनता जो है वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और आर्थिक पक्ष से मजबूत नहीं होने का तात्पर्य कि वहाँ का जीवन कोई बहुत अधिक खास नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जिन सरकारों में हुआ है, जिन सिस्टम्स ने अपना शामिल किया है, वहाँ निश्चित रूप से लोगों का आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत अधिक मजबूत हुआ है, आर्थिक संसाधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, और वसीभूत उन्हें क्या मिला है, उनका आर्थिक पक्ष उन्हें मजबूत हुआ मिला है। परिवर्तनों की प्रक्रिया विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से ऐसी प्रक्रिया परिवर्तनों की जो हमें निरंतर आगे की ओर ले जाए, हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे। आई होप, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण किस बात का नाम है, सिस्टम में जो परिवर्तन, जो ऐसा परिवर्तन जो हमें आगे की ओर ले जाए, जो हमें विकास की ओर ले जाए, जो हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करे। तो ये सभी चीजें आपको याद, परिवर्तनों की समग्रता, परिवर्तनों की प्रक्रिया, ये सभी क्या है, ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसके बाद बेटा एक बात और, जो हम हालांकि बीए फर्स्ट ईयर में आप उसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बीए फर्स्ट ईयर में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में था। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि आमतौर पर आज भी शायद हो सकता है कि आप भी ऐसा ही सोचती हो कि दो शब्द हैं, एक राजनीतिक आधुनिकीकरण है और दूसरा एक है पाश्चात्यकरण। वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये पाश्चात्यकरण जो है, इसको और आधुनिकीकरण को हम एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी भूल है, आप कह सकते हैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है इसको कहना कि दोनों एक ही हैं। जहाँ विवेक से परिवर्तन होता है, जहाँ बुद्धि से परिवर्तन होता है, और एक ऐसा परिवर्तन जो सदैव सकारात्मक होगा और हमें निश्चित रूप से आगे की ओर ले जाएगा, हमारी समझ को और अधिक डेवलप करेगा, ये क्या है, ये आधुनिकीकरण है। लेकिन पाश्चात्यकरण जस्ट इसके उल्टा है, जस्ट इसके विपरीत है कि आधुनिकीकरण एक अच्छी सोच, समाज में नई दिशा,
समाज को आगे ले जाने वाला, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होता है, जबकि पाश्चात्यकरण आपकी दिशा को पूरी तरह से भ्रमित करने वाला एक शब्द है, आपके जीवन को आगे के बजाय पीछे की ओर धकेल देने वाला शब्द है। और केवल पाश्चात्यकरण को आप यूँ कह सकते हैं कि वो केवल पाश्चात्य लोगों की नकल है। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, बहुत स्टाइलिश बाल बनाए हैं, बहुत स्टाइलिश तरीके से वो बोलता है, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत स्टाइलिश तरीके से वो खाना खाता है। और उसके चाल ढाल को, उसके रंग रूप को देख करके आप ये कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत मॉडर्न है। तो आप यूँ समझिए कि उस समय आप मॉडर्न शब्द का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो आधुनिक नहीं है। उससे जब हम बात करेंगे तो अंग्रेजी बोलने का तात्पर्य ये कतई नहीं होता है कि वो मॉडर्न है। भाषा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच क्या है, उसका विवेक और बुद्धि कैसी है, उसकी सोच में कितनी आप लोग कह सकते हैं कि एडवांस बातें हैं, कितना वो समझ सकने में सक्षम है, कितना वो आज जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें और अधिक गति लाई जाए, ये बात समझने की उसमें कैपेसिटी है या नहीं है। और निश्चित रूप से देखिए कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का अंधानुकरण करता है, किसी व्यक्ति की नकल करता है, देखा देखी करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने दिमाग से आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी किया ही नहीं है। आप देख सकती हैं बेटा कि बुरा नहीं माने, लेकिन खासकर लेडीज़ में, लड़कियों में ये आमतौर पर एक ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो देखा देखी सबसे अधिक करती हैं। कॉलेज में आती हैं, किसी लड़की ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से चोटी बनाई है, तो उस चोटी को देख करके कल जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 10 लड़कियों ने भी वैसी बनाई होगी। किसी ने अगर किसी अलग तरीके का कोई कपड़ा पहना है तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में कम से कम 50 लड़कियों के पास वैसा होगा। तो ये क्या है? ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये पाश्चात्यकरण है। तो अभी हम इन शॉर्ट दोनों शब्दों के अंतर को लिख करके समझेंगे। एक साइड से आप इस तरह से एक ग्राफ बनाइए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा बताते हुए पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण में अंतर कीजिए। तो इस अंतर को हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसको 2 पार्ट में विभाजित करना होगा, और 2 भागों में विभाजित करके हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही शानदार चीज़ होती है, और दूसरी तरफ पाश्चात्यकरण जो आपको निश्चित रूप से जो है उससे और अधिक आप में कमी लाता है, और अधिक आप जो जिस स्थिति में है उससे आपको और अधिक पीछे ले जाता है। ये जो बात है वो है पाश्चात्यकरण। तो दोनों में आप जो है फाइनली अंतर करें। अंतर में आप एक ग्राफ बनाइए और आप लिखिए कि ये पाश्चात्यकरण है और इधर आप लिख सकते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण और इनमें क्या लिखेंगे? प्रमुख अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमुख अंतर में आप पहला अंतर करेंगे। आपको ध्यान होगा पहला अंतर है कि पाश्चात्यकरण एक मूल्य मुक्त अवधारणा है। मूल्य मतलब समाज को जोड़े रखने वाले ऐसे मूल्य जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पाश्चात्यकरण आपको उन सब मूल्यों से मुक्त कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है, ऐसी सोच वाला जो शब्द है वो क्या है? पाश्चात्यकरण है। लेकिन इसके साथ ही आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है, वो कभी भी आपके नैतिक मूल्यों को तोड़ने की बात नहीं करता है। दूसरा है पाश्चात्यकरण जो है वो समाज की दिशा को भ्रमित करता है। आपकी जो दिशा है, आप जिस दिशा में जिस क्रम में चल रहे हैं उसमें आप चल ही नहीं सकते अगर आपने पाश्चात्यकरण किया है। लेकिन आधुनिकीकरण एक निश्चित क्रम में चलता है और निश्चित रूप से आपको आगे की ओर ले जाएगा। तीसरा जो अंतर है वो है कि पाश्चात्यकरण जो है वो आपकी प्रगति, आपके जीवन में जो प्रगति हो रही है उस प्रगति के मार्ग में हमेशा रुकावट डालेगा, हमेशा बाधा पहुंचाएगा। लेकिन आधुनिकीकरण एक प्रगतिशील अवधारणा है और वो बिगाड़ती नहीं है किसी भी चीज़ को, वो सुधारने की एक दिशा में आगे का कदम होता है। और इसके बाद जो है आपका पाश्चात्यकरण जो है नेक्स्ट बिंदु कि यह आडंबरी और भौतिकवादी अवधारणा है। भौतिकवादी की मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक आप समझ सकते हैं भौतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, तो
वो किसी भी तरीके से आपके पास आए, उनका और छोड़ कुछ नहीं होता है, उनका कोई क्रम नहीं होता है, उनमें कहीं कोई विश्वसनीयता नहीं होती है, लेकिन फिर भी भौतिक संसाधन की प्राप्ति आपको चाहिए। इस ऐसी अवधारणा जो है वो क्या है, पाश्चात्यकरण है। लेकिन आधुनिकीकरण ये है एक विवेकपूर्ण अवधारणा है और उसमें परिवर्तन केवल और केवल विवेक के आधार पर किए जाते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। कल हम फिर इसके आगे जो है